हेलो बडीज। अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल हो सकते हैं कि क्या नीट 2025 के लिए सिलेबस में कोई चेंज होगा? क्या एज लिमिट में कोई चेंज होगा? क्या यहाँ पर अटेम्प्ट इम्प्लीमेंट होंगे? पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा? क्या मैथ वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे? क्या एनआईओएस वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे? क्या प्राइवेट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे? तो इन सारी चीजों के बारे में इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट में अगर हम पहले लोअर एज लिमिट की बात करते हैं कि कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो लोअर एज लिमिट नीट में है और कम से कम 17 साल एज होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन बच्चों का जन्म 31/12/2008 को हुआ है या इसके पहले हुआ है, वो नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी का जन्म 31/12/2008 के बाद हुआ है, यानी मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2009 है, तो नीट 2025 के लिए एलिजिबल नहीं है। वो 26 का एग्जाम दे सकता है नीट में, लेकिन 25 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 31 दिसंबर 2008 को जन्म हुआ हो या इसके पहले अगर जन्म हुआ है, तो वो एलिजिबल है। अब इसके पहले कितना, कुछ भी हो सकता है। इसके पहले की कोई लिमिट नहीं, मतलब अपर एज लिमिट यहां पर नहीं है। मतलब अगर कोई 60 साल का इंसान है और वो नीट का पेपर देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है। तो अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन लोअर एज लिमिट है। अब बात करते हैं यहां पर मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग की। अगर कोई स्टूडेंट नीट 2025 का एग्जाम देना चाहता है, तो वो इस साल या तो 12th अपियरिंग होना चाहिए या 12th पास आउट होना चाहिए। अब 12th पास आउट अगर है तो उस केस में क्या क्या सिचुएशन यहां पर है। अनरिजर्व एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, इन चार सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश, इसमें पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कंडीशन ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनका जो एग्रीगेट आना चाहिए वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी तीनों के नंबर को जोड़कर 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब यहां पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए। तो इनके लिए यह कहा गया है कि यहां पर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इनका जो एग्रीगेट है वो 50 की जगह पर अगर 40% भी है, मिनिमम 40% यहां पर चाहिए इन कैटेगरीज के लिए। जबकि जनरल कैटेगरीज के लिए, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो वहां पर मिनिमम 50% होना चाहिए और अलग अलग इन सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट ने 12th कहीं फॉरेन से किया है, विदेश से पढ़ाई की है, लेकिन वो इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कंडीशन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट में इन सब्जेक्ट में मिनिमम 50%, सब में 50% स्कोर होना चाहिए। मिनिमम 50% यहां पर स्कोर होना चाहिए। ये 12th की बात हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, अब मैं सारी कैटेगरीज की बात कर रहा हूं एक साथ में, कोई भी स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 12th पास किया है और वो नीट का एग्जाम देना चाहता है, तो एडिशनल बायोलॉजी अगर लेता है, एनआईएस बोर्ड से वो पास करता है या प्राइवेट से वो बायोलॉजी पास करता है, वो भी एलिजिबल कर दिया गया है। 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राइवेट कैंडिडेट, एनआईओएस बोर्ड के कैंडिडेट
एडिशनल बायोलॉजी के कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर दिया गया है। यानी अगर किसी ने पीसीएम से पास किया 12th को और वो नीट का एग्जाम देना चाहता तो एडिशनल बायोलॉजी से वो 12th पास करके नीट का एग्जाम दे सकता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि नीट के एग्जाम का मोड क्या होगा। तो अभी तक आप जानते हैं कि नीट का जो पेपर होता था वो पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन मोड में कराया जा रहा था। लेकिन जैसा कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो पेन पेपर मोड के साथ सीबीटी मोड में भी कराया जाए। अब देखिए 2025 में कम से कम 25 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, तो पूरा सीबीटी मोड में कराना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये 2 फेज में कराया जा सकता है एग्जाम, 2 फेजेस। 2 फेजेस में एग्जाम कराया जा सकता है, मतलब ये अभी प्रोबेबिलिटी है और पूरी संभावना है कि ऐसा होगा। तो 2 फेज में जो पहली फेज है वो पेन पेपर मोड, जैसे कि नीट का एग्जाम होता था, पेन पेपर मोड में होगा। पेन पेपर मोड में एग्जाम होगा और ये एग्जाम मान लीजिए कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जैसा कि कहा गया है। अब इस पेन पेपर मोड में सारे बच्चे, मान लीजिए 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सारे बच्चे इस फॉर्म में इस मोड में एग्जाम देंगे। इसके बाद इसमें से करीब जो हमारी एमबीबीएस की सीट है 1 लाख, उसके करीब 4 से 5 गुना, यानी हो सकता है कि इनमें से 5 लाख बच्चे जो दे वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के द्वारा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जैसे जेई का एग्जाम कराया जा रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के द्वारा एग्जाम हो, जिसको यहां पर जो पेन पेपर मोड में होगा इसको प्रीलिम कहा जा रहा है और जो सीबीटी फॉर्म में होगा उसको फाइनल एग्जाम कहा जा रहा है। तो प्री पेन पेपर मोड में होगा सभी बच्चों के लिए और फाइनल करीब 20% बच्चों के लिए कराया जाएगा, यानी करीब 5 लाख बच्चों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से एग्जाम होगा और ये एग्जाम सीबीएसई करवा सकता है या फिर एम्स करवा सकता है या फिर एनबीई करा सकता है, कोई भी। और ये भी फिक्स नहीं कि कौन कराएगा, लेकिन ये एक गवर्नमेंट का सजेशन है और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो ये बात हो गई मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें अगर ये नहीं होगा तो फिर जैसे नीट का पेपर पेन पेपर मोड में हो रहा हो उसी मोड में कराया जाएगा। लेकिन ये एक यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इस पे काम किया जा रहा है कि 2025 का एग्जाम प्री और फाइनल के फॉर्म में कराया जाए। अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पेपर 2024 में 13 अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम कराया गया था, तो उस 13 लैंग्वेज तो कम से कम शामिल की जाएंगी नीट 2025 के लिए भी। अब जब आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपने इंग्लिश का ऑप्शन फिल किया है तो पेपर आपको केवल इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे अगर मैंने हिंदी में ऑप्शन भरा तो मुझे हिंदी के साथ इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। मराठी में अगर आपने सेलेक्ट किया तो मराठी में भी मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। कन्नड़ आपने सेलेक्ट किया तो कन्नड़ में और इंग्लिश में पेपर मिलेगा, और अगर उर्दू आपने सेलेक्ट किया तो उर्दू और इंग्लिश में पेपर मिलेगा। लेकिन ये भी यहां पर है कि अगर किसी भी लैंग्वेज में कोई गड़बड़ी है तो उस केस में इंग्लिश ही फाइनल माना जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बनाने के बाद उसको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, और ट्रांसलेशन में अगर कोई गलती है तो उस केस में इंग्लिश को ही फाइनल माना जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ नीट की। तो नीट का जो सिलेबस है वो वही रहेगा जो नीट 2024 में आया था, यानी सिलेबस में कोई बहुत चेंज नहीं होने वाला है। सिलेबस जितना रिड्यूस हुआ था उतना ही रहेगा, लेकिन यहां पर कुछ एडिशनल टॉपिक जो ऐड हुए थे वो भी आपको पढ़ने होंगे। एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल टॉपिक्स। अब एडिशनल टॉपिक में खास तौर से जैसे कि वो फैमिलीज ऐड हुई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बार नीट 2024 में फैमिलीज से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि 24 में भी नहीं आएगा, आ सकता है वहां पर। तो जो एडिशनल फैमिलीज ऐड की गई थी वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मालवेसी, लेगुमिनोसी, है ना, ऐसी कई सारी फैमिलीज को यहाँ पर ऐड किया गया था। ग्रेमिनी फैमिली ऐड की गई थी, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, इन 5 फैमिलीज को ऐड किया गया था। तो एडिशनल टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा वो फिजिक्स का जो क्वेश्चन था उसमें जो नई एनसीईआरटी में लिखा था वही सुप्रीम कोर्ट ने माना, पुरानी एनसीईआरटी का नहीं माना। तो नई एनसीईआरटी आपको पढ़नी, लेकिन नई एनसीईआरटी में कई ऐसे टॉपिक हैं
जो डिलीट कर दिए गए हैं लेकिन वो नीट के सिलेबस में हैं। जैसे वो चैप्टर 7 है क्लास 11 एनसीईआरटी का बायोलॉजी में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब वहां पर केवल फ्रॉग का टॉपिक दिया गया, लेकिन एनिमल टिश्यू भी सिलेबस में है और कॉकरोच भी सिलेबस में। और कॉकरोच और एनिमल टिश्यू के सवाल आए नीट में, फ्रॉग सवाल आया भी नहीं, जबकि एनसीईआरटी में फ्रॉग ही दिया गया है। तो जो एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक लेकिन नीट के सिलेबस में है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए एक अलग से पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, अपलोडेड है, और एक अलग से वीडियो में फिर से नीट 2025 के लिए बना दूंगा। तो एडिशनल टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्लस न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस भी जगह जगह पर किए गए, कुछ डेटा चेंज किया गया है, कुछ लैंग्वेज में चेंज किया गया है। तो नई एनसीईआरटी को ही आप फॉलो करिएगा 2025 के लिए। बच्चों, सिलेबस के बाद अब हम बात करते हैं नीट के पैटर्न के बारे में। तो नीट का पैटर्न अभी तक कैसा आता था? आप जानते थे आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी। इन चारों में 50-50 सवाल हुआ करते थे, 50-50 क्वेश्चंस, यानी 200 क्वेश्चन टोटल आपके आते थे। लेकिन इन 200 सवाल में से केवल 180 अटेम्प्ट करने होते थे, तो इसको ऐसे डिवाइड किया गया था सेक्शन ए और सेक्शन बी में। चारों को सेक्शन ए और सेक्शन बी में इस तरीके से डिवाइड किया गया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते थे जो सारे करने होते थे, और सेक्शन बी में 15 सवाल आते थे जिनमें से केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट नहीं करने होते थे। तो 15 में से आपकी चॉइस थी कि कौन से 10 क्वेश्चन आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चों, ये पैटर्न जो है ये नीट 2024 के लिए फॉलो किया गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब आगे क्या होता हो तो पता चलेगा जब प्रोस्पेक्टस आएगा नीट 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर प्री और फाइनल में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, तो उस केस में जो प्री का पैटर्न है वो यही रहेगा, और हो सकता है फाइनल के लिए पैटर्न को चेंज किया जाए। जैसे 2012 तक जो एआईपीएमटी है, जिसको हम नीट अब कहते हैं, एआईपीएमटी 2012 तक प्री और मेंस के फॉर्म में होता था। तो वहां पर प्री में 180 सवाल आया करते थे, और जो मेंस था, मेंस में वहां पर 120 सवाल आते थे। तो उसी तरह का कुछ पैटर्न यहां पर हो सकता है कि देखने को मिले इस साल आपको। अब बात करते हैं अटेम्प्ट लिमिट के बारे में। कई साल से अटेम्प्ट लिमिट को लेके बात चल रही है, लेकिन यहां पर नीट के लिए 2025 के लिए तो कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं होगी, क्योंकि जब कभी भी अटेम्प्ट की लिमिट लगाई जाएगी तो कम से कम 1 साल पहले नोटिफिकेशन दिया जाएगा। यानी अगर 26 में लगाना है तो 25 में बताया जाएगा। तो अगर 25 में लगाना होता तो 24 में नोटिफिकेशन दे दिया गया होता। इसका मतलब अभी भी यहां पर अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होगी। तो मैंने लगभग वो सारी बातें बता दी हैं। एक और यहां पर सवाल है डिफिकल्टी लेवल का, कि क्या नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट आएगा नीट 2024 की तुलना में? तो अब यहां पर देखिए, डिफिकल्टी का मतलब अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग है। नीट 2024 का पेपर कुछ बच्चों के लिए कठिन था बहुत ज्यादा, और कुछ के लिए बहुत आसान था, कुछ के लिए आसान था, कुछ के लिए कठिन था। तो अलग अलग कैटेगरी, कुछ के लिए बहुत कठिन, कुछ के लिए कठिन, कुछ के लिए आसान, कुछ के लिए बहुत आसान। अब जो 720 नंबर स्टूडेंट लेके आया है, 715 लेके आया है, 700 प्लस लेके आया, उसके लिए नीट का पेपर बहुत आसान था। जो 650 प्लस लेके आया उसके लिए नीट का पेपर आसान था। जो बच्चा 500 प्लस नंबर, 500 से 600 के बीच में लाया, उसके लिए थोड़ा सा कठिन था पेपर, और जो 500 से कम लाया उनके लिए तो बहुत कठिन था पेपर। तो ये तो बच्चे से बच्चे वेरी करते हैं डिफिकल्टी लेवल में। एक बच्चे के लिए वही पेपर कठिन हो सकता है और वही उसके लिए दूसरे बच्चे के लिए आसान हो सकता है। तो इस चीज का कोई मतलब ऐसा नहीं होता डिफिकल्टी लेवल का। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें कि नीट 2023 की तुलना में 24 का पेपर कैसा था, 24 की तुलना में 25 का पेपर कैसा होगा, तो जिस तरीके से इस बार आपने देखा कि पहली रैंक पे 67 स्टूडेंट आ गए, उसके बाद 700 प्लस करीब 2023 बच्चे आ गए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब जो भी अथॉरिटी नीट को कंडक्ट कराएगी, वो जरूर इस चीज का ध्यान रखेगी कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि एक ही रैंक पर हजारों बच्चे ना आए और रैंक बनाने में समस्या हो।
तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा थोड़ा सा बेहतर होगा, यानी थोड़े से अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। मतलब ये एजम्पशन है, हो सकता है कि भाई बहुत आसान पेपर आ जाए और 50,000 बच्चे 700 प्लस लेके आ जाएं। अगर अथॉरिटीज ने कुछ सीखा ही नहीं तो अगले साल यही होगा, और सीख लेते तो पेपर को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चे 700 प्लस स्कोर ना करें, रैंकिंग बनाने में आसान हो और कट ऑफ 600 के आसपास रहे। इस तरह का पेपर सेट किया जाना चाहिए। जब मैं तैयारी करता था, मेरे समय में जो सिलेक्शन होते थे, वो 460 नंबर, 470 नंबर, 480 नंबर पे एमबीबीएस मिल जाता था। 2010 के आसपास की बात मैं बता रहा हूं आपको। और 550 नंबर, 600 नंबर तो टॉपर के आते थे। तो पेपर का जो एक स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए, जिसकी वजह से इतनी सारी तकलीफें जो 2024 में हुई हैं वो ना हो। लगभग हर चीज मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर की है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, उस पर मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।